हेलो। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 28 सीए फाइनल जैन 21 के स्टूडेंट सीए हिमालय बोथरा। नाम बहुत ऊंचा है बट वेरी डाउन टू अर्थ। हम इनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। शायद इन एक्सपीरियंसेस से आपको आइडिया लगे कि कैसे हमें आगे और पढ़ना है और बेटर करना है। पॉइंट ये नहीं है कि रैंक का कुछ गुरूर दिखाना है या फिर पॉइंट ये नहीं है कि सिर्फ रैंक शो ऑफ करना है। पॉइंट ये है कि कैसे परफॉर्म करना है। बहुत सारे सवाल जो जनता जनार्दन के दिमाग में होते हैं उसका जवाब आपको दिलवाना है। हम इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बातचीत करेंगे और हम एक्चुअली जानने का कोशिश करेंगे जो सबके मन में सवाल होता है उसका कुछ जवाब इनके थ्रू हमें मिल जाए। आप इनको सुनेंगे तो इससे आपके मन के भी सवाल दूर हो सकते हैं और हो सके तो आप दूसरों को गाइड भी कर सकते हैं। हिमालय का आर्टिकलशिप डेलॉयट से रहा हुआ है। अब जैसा कि आप जानते हैं बिग 4 फर्म है तो इसमें बहुत सारा स्ट्रगल रहता है। काम करने का ही इतना चैलेंज रहता है कि उसके साथ फिर पढ़ाई करना, प्लस इनका कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता रहा हुआ है जिसमें उस समय में तो जब आप एग्ज़ाम देने का तैयारी कर रहे थे तो अटेंडेंस का भी मारामारी रहता है। तो वो इनिशियल डेज़ में हिमालय आप हमें बताएं आप कैसे तीनों चीज़ को कोप अप करते थे, या फिर आपने जब इंटर से आर्टिकलशिप स्टार्ट किया इंटर के बाद तो आपको वो इनिशियल डेज़ जो टीथिंग इश्यूज़ होती है वो कैसे आप कोप अप किए। आपको आपके मन में क्या नहीं था कि डिलॉयट ज्वाइन करूँगा तो पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप उस चीज़ को ओवरकम कैसे किए, इनिशियल डेज़ में अपने आप को सेटल कैसे किए, ये मैं जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर। तो जैसे हम लोग का रिज़ल्ट आईपीसीसी का जनवरी मंथ में आया था, मैंने नवंबर 17 में अपीयर किया था। तो उसके बाद जैसे ही रैंक आया तो वो पहला क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर कि मतलब आर्टिकलशिप अब कहाँ से करूँ, बिग 4 से करूँ या स्मॉल फर्म से, क्योंकि सब सीनियर्स यही गाइड करते हैं कि स्मॉल फर्म से कर लो ताकि तुम्हारा पढ़ाई अच्छा से होगा और फाइनल में अच्छा हो जाएगा उससे। लेकिन वही था कि अगर आर्टिकलशिप बिग 4 से नहीं हुआ तो ब्रांड वाला चीज़ रहेगा, आगे जॉब में दिक्कत ना हो जाए इसके लिए कि स्मॉल फर्म से किया है तो माना नहीं जाएगा वो सब करके। तो मैंने लास्ट में अल्टीमेटली डिसीजन वही लिया था कि बिग 4 ही ज्वाइन करूँगा और वहाँ से फिर अब जैसे होगा फिर देखा जाएगा। सीनियर्स और जो वहाँ से किए हैं तो उनसे एक बार गाइडेंस लेके मैं वैसे बात करूँगा। तो जैसे मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी मार्च 2018 में डिलॉयट से ही। तो उसके बाद मैंने ट्यूशन ली थी आफ्टर 3 मंथ्स। जून में फर्स्ट मैंने ट्यूशन ली थी, तो वो कॉस्ट की ट्यूशन थी मेरी। तो अब जैसे प्रॉब्लम तो बहुत ही हो रही थी कि जैसे अब पहले सुबह कॉलेज थी, उसके बाद आर्टिकलशिप और फिर रात को ट्राई करता था कि थोड़ा बहुत क्लासेस भी देख लूँ। मैंने सतीश सर की वीडियो क्लासेस ली थी जो पेन ड्राइव क्लासेस है। तो हम लोग का क्या कॉलेज ओवर होती थी अराउंड 8 के आसपास, थर्ड ईयर में। तो उस टाइम मैंने क्या करता था कि हाफ क्लास मैं कॉलेज में करता था और हाफ क्लास आफ्टर ऑफिस घर जब जाता था उसके बाद मैं हाफ क्लास करता था। तो उससे मेरी रोज़ की एक क्लास ऑलमोस्ट हर रोज़ होती थी। बस मेरी एक मिस्टेक थी जो मैं बोलूँगा कि किसी को नहीं करनी चाहिए, कि मैं साथ साथ में पढ़ाई नहीं करता था। मतलब कॉस्ट जैसे आज मैंने एक क्लास देख ली तो मैं वापस उसको नहीं पढ़ता था। अगर सर कोई होमवर्क दिए हैं, जैसे होमवर्क भी अपना होता था उस सेक्शन में, तो मैं कभी भी होमवर्क और कुछ भी नहीं करता था। जो बहुत मेरे को प्रॉब्लम फेस हुई थी लास्ट का जो 5 मंथ्स था स्टडी लीव, उसमें बहुत इश्यूज़ हुए थे उसके अंदर। देखिए वही है कि टाइम जितना होता है आदमी को उसी में सब कुछ करना है। और सेंट जेवियर्स कॉलेज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कॉलेज चलता था और फिर ऑफिस जाने के पहले बीच में जो 1-1.5 घंटा का टाइम वहाँ मिल जाता था वहाँ पे आधा पढ़ लेते थे और रात में आके आधा पढ़ लेते थे। तो इस तरह से क्लासेस हो जाती थी। अब ऑफ कोर्स यही रूटीन मेरे हिसाब से आपका 2 से 2.5 साल चला होगा जब तक इस सारे सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं हो गई। अब बात आती है जब अपने पढ़ने बैठते हैं, सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं, वो पीरियड में स्टार्ट कैसे करते हैं आपने। मतलब अब होता है ना कि समझ लो आज से आपका आर्टिकलशिप का छुट्टी हो गया, अब आपको स्टडी लीव मिल गया, अब कल से हाउ टू स्टार्ट। मैं वो दिन आपका रिकलेक्ट करवाना चाह रहा हूँ कि समझ लीजिए आज आपका छुट्टी मिल गया, अब कल से क्या, उस समय आप कैसे अपने आप को
स्ट्रेटजाइज़ किए? जैसे हिमालय से हमने पहले सॉफ्ट टॉक जब किया तो उन्होंने बताया कि सर मैंने स्ट्रेटजीज़ पर बहुत ध्यान दिया, और बहुत बच्चे देते हैं, तो हम इनसे सुनना चाहेंगे। मतलब स्ट्रेटजीज जस्ट लाइक कि फ्यूचर में करना कैसे वो पहले से पता होना चाहिए, रादर देन कि एडवेंचर हो जाए कि कल क्या करेंगे, कल उठ के देखेंगे, ऐसा नहीं। सो क्या हो सकता है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। सो यू प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ just the day after you got your study leave. मुझे स्टडी लीव जून से मिली थी, 1 जून से। तो मेरा वही टारगेट था कि पहले मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट्स था, पहले मैंने उस पर फोकस किया था कि उस पर मन लग जाएगा, मतलब अगर फ्लो बैठ जाएगा मेरा पढ़ाई का। जैसे मेरा डीटी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैंने कॉस्ट, क्योंकि अब थोड़ा सा इशू हो गया था क्योंकि हम लोग का सिलेबस बहुत चेंज हुआ था, तो मैंने उस पर पहले फोकस किया था कि मेरे को अब एक्चुअली कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि बहुत जन बोल रहे थे कि स्टडी मटेरियल भी पढ़ो, कोई बोल रहा था कि कोई और दूसरा टीचर का देख लो। तो मैंने यूट्यूब पे ही देखे थे वीडियोस, सतीश सर के एक थ्योरी चैप्टर्स के सारे वीडियोस थे, मतलब जो आईसीआई मटेरियल से सर कवर कर रहे थे। तो मैंने उससे स्टार्ट किया था, तो वो मैंने पढ़े थे, और फिर आईसीआई मैट पे पूरा फोकस किया था। और सर की एक डीजेबी बुक थी जो मतलब बेस्ट लगी मुझे, तो मतलब कॉस्ट के लिए तो उसके अलावा और कुछ देखना ही नहीं, वैसा चीज़ है। तो डीजेबी बुक में एक स्ट्रैटेजी का अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारे आंसर्स अपने बहुत बड़े होते हैं, मतलब जैसे अराउंड 1.5 पेजेस आते हैं सारे आंसर्स ही। तो उसमें मैंने क्या करता था कि सारे जो आंसर्स थे उसको 5 या 4 पॉइंट्स में मैं समराइज़ करता था, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं 1.5 डेज़ में मेरा मतलब थिंकिंग स्ट्रेट वही था कि मेरे को पढ़ना है ये सब चीज़ 1.5 दिन के अंदर अंदर, जो एग्ज़ाम के पहले होगा। तो मेरे को इतना समराइज़ करना है कि मैं 1.5 दिन में सब कुछ कवर कर लूँ। तो उसके लिए मैंने डीजीबी में क्या किया था कि सारे जो आंसर्स थे उसको 4 या 5 पॉइंट्स में ब्रेक करके उसका पूरा समरी लिख दिया था। तो जो 1.5 डेज़ था मेरा बचा हुआ, तो मैंने खाली वो 4 या 5 पॉइंट्स ही पढ़े थे, ताकि मेरा पूरा डीजीबी बुक भी कवर हो गया और मेरा स्टडी मटेरियल भी कवर हो गया उससे। और जैसे अगर बाकी सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ, तो ये मैंने आईपीसीसी से ही फॉलो किए थे कि जैसे मेरा डीटी और आईडीटी हुआ, जिसमें एडजस्टमेंट रिलेटेड बहुत सारे होते हैं, मतलब अपने क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है डीटी का, उसमें बहुत एडजस्टमेंट होते हैं, कौन सा ऐड होगा कौन सा माइनस होगा। तो उसमें क्या करता था, मैं अपने मिस्टेक्स लिखता था। जब भी मैं अपने ये प्रैक्टिस करूँगा डीटी या आईडीटी, उसमें मेरे जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो मैंने एक पूरे अलग से कॉपी बना दी थी उसके अंदर कि मेरे क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है, और उसको मैं बार बार पढ़ता रहता था, ताकि ये मेरे जो फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं उसके अंदर ये वाली मिस्टेक्स रिपीट ना हो। इसमें सवाल ये भी है हिमालय, कि आप ये बताएं जैसे डे आफ्टर आपने कैसे अपने आप को रिकलेक्ट किया? जैसे आपने पहला बोला कि मैं स्टार्ट अपने फेवरेट सब्जेक्ट से किया, सो वॉज देयर एनी डिवीजन ऑफ टाइम फॉर दैट सब्जेक्ट कि इस सब्जेक्ट को मैं इतना दिन पढ़ूंगा और कहाँ कहाँ से पढ़ूंगा? मतलब वो कैसे स्टार्ट किया आपने एक सब्जेक्ट को, या डे आफ्टर आपने एक्चुअली किस तरीके से अपने आप को सजाया, अपने माइंड को सजाया, इसके ऊपर आप बात करें। जैसे मैंने कहा था कि मैंने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था, तो डीटी मेरा काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट लगता था मेरे को। तो मैंने ऐसे कुछ नहीं था कि मेरा स्पेसिफिक था कि अगर 10 दिन या 15 दिन में मेरे को 2 सब्जेक्ट ख़त्म करना है। मैं मतलब रैंडमली उठाता था सब्जेक्ट। अगर मेरे को किसी चीज़ का पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं वैसे ही उसको साइड करता था और दूसरा सब्जेक्ट उठा लेता था। तो वो चीज़ है कि अपने आप को बाइंड मत करो कि इतना कि बस मेरे को वही पढ़ना है। तो क्योंकि वो क्या है कि फ्रीली जब तक आप नहीं पढ़ पाओगे ना, तो वो ढंग से ऐसी प्रिपरेशन नहीं होगा। तो इसीलिए मेरा ऐसा कुछ टाइम बाउंडिंग वाला चीज़ नहीं था, और मैंने टारगेट्स जो भी सेट करता था कभी मीट नहीं हुए थे। तो वैसा किसी को स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे मेरे टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे। और बहुत जन भी, मतलब मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी पढ़ाई, तो बहुत वीडियोज़ और देखे थे रैंकर्स और के, तो वो लोग बोलते थे कि मतलब 15 16 17 घंटा मैंने पढ़े हैं। तो वैसा भी कुछ ऐसा डरने वाला चीज़ नहीं है, मतलब 8 9 घंटा भी इनफ है, क्योंकि मेरे को पता है मैंने उतना ही पढ़ा था शुरू के 3 मंथ्स में। बाद में तो आपको ऑफ कोर्स बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन शुरू का 2 3 मंथ्स में आपको 8 9 आवर्स भी इनफ है। तो अपने आप को बाइंड मत करो, बस वही चीज़ है कि जैसा जो सब्जेक्ट का मन कर रहा है लेकिन करो, लेकिन एक लॉन्ग टर्म टारगेट रखो कि जैसे 2 मंथ्स के अंदर मेरे को दोनों ग्रुप क्लियर करना है, फर्स्ट रीडिंग मेरी खत्म होनी चाहिए, वैसे ही करके रखो। इसी को और डिवाइड आगे ले जाओ। 2 मंथ्स अगर आप सर जैसे मैंने अगर 2 मंथ्स में मैंने फर्स्ट रीडिंग पूरी कंप्लीट हो गई थी ऑलमोस्ट। उसके बाद जब सेकंड रीडिंग स्टार्ट की थी, तो सर तब फिर मैं 2 सब्जेक्ट उठाता था। उस टाइम ऐसा नहीं था कि मतलब अब वापस रैंडमली स्टार्ट करो। उसके बाद पूरा टाइम बाउंड होके, जैसे अगर 10 डेज़ देना है मेरे को मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए, 10 to 12 डेज़, तो उसके अंदर वैसे 2 सब्जेक्ट्स करके, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, वैसे करके मैं मिक्स करके पढ़ता था सर। तो वो आपका कब तक चलता था?
वो सर अराउंड 1.5 मंथ्स, क्योंकि मेरी फर्स्ट रीडिंग भी सर मेरे को काफ़ी टाइम लगा था। अगर जैसे फर्स्ट मैं रीडिंग बोलूँगा जो फ्रॉम जून टू जुलाई, एंड देन अगस्त में जब मैंने वापस स्टार्ट की तो मेरा अगस्त पूरा हो गया था और सितंबर मिड तक मेरा जो फर्स्ट रिवीजन हुआ था। और उसके बाद वैसे वही टाइम शॉर्ट करते और टोटल सर मैंने 3 रीडिंग्स की टारगेट की थी। और सर मैं जब रीडिंग्स बोल रहा हूँ तो मतलब फर्स्ट रीडिंग प्लस 3 रिविजन्स, वो चीज़ें। तो कैसे आप किया? पहले आपका जुलाई अगस्त जून जुलाई हुआ, हाँ सर। फिर आपने अगस्त और अगस्त एंड मिड सितंबर, फिर आगे फिर वापस सर 1 मंथ में एक रिवीजन हुआ था। तो और सर अक्टूबर में थोड़े से मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, तो इसीलिए मैंने जनवरी में ऑप्ट आउट कर लिया था एग्ज़ाम्स। तो इसलिए मेरे को पता था कि अब मेरे को टारगेट, अब मतलब अच्छा खासा टाइम मिल गया है, तो मैंने अपना टारगेट बढ़ाया था कि अब पास नहीं होना, अब रैंक लाना है। उस टाइम सर मेरा एक बार डिसाइड हुआ था कि मेरे को अब रैंक लेके आना है, तो वो चीज़ था कि उसके हिसाब से फिर और अच्छे से पढ़ाई की थी। सो आप जब फर्स्ट रिवीजन के बाद सेकंड रिवीजन कर रहे थे, तो सेकंड रिवीजन में आपने क्या एक्स्ट्रा किया? जैसे फर्स्ट रीडिंग आपने किया, उसके बाद आपने रिवीजन 1 किया, तो रिवीजन 1 में क्या एक्स्ट्रा किया? फिर रिवीजन 1 ख़त्म करने के बाद रिवीजन 2 में क्या एक्स्ट्रा किया, वो बताएं। मेरा एक इशू हुआ था जब मैंने फर्स्ट रिवीजन ही किया था, तो मेरा थोड़ा प्रैक्टिस लैकिंग था। तो मैंने प्रैक्टिस पे फिर फोकस किया, भली वो मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या फिर मेरा थ्योरी सब्जेक्ट हो। प्रैक्टिकल तो अपने सब जानती है कैसे मतलब प्रैक्टिस और करना है वो सब चीज़, लेकिन थ्योरी का मैं क्या करता था कि अगर मैंने कोई भी आज एक चैप्टर कंप्लीट किया है तो मैं उसको खाली एक ब्लैंक पेज पे स्क्रिबल करता था कि हाँ मेरे को सब कुछ याद है या नहीं है, बुक बंद करके। मतलब ऐसा नहीं था कि बस एक बार रीडिंग मार लिया और ख़त्म हो गया, वो चीज़ नहीं था। पूरा एक बार स्क्रिबल करके होता है तो मतलब कॉन्फिडेंस भी आता है कि मेरे को अच्छा हाँ पूरा याद है। वो चीज़ था सर, मतलब प्रैक्टिस था जो सर एक्स्ट्रा हुआ था। रिवीजन 1 में किए थे कि रिवीजन 2? रिवीजन 2 में सर। रिवीजन 1 में क्या किए थे? रिवीजन 1 में सर वापस सर वही जनरल रीडिंग हुआ था, मतलब वैसा कुछ नहीं। वो सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ गया था कि हाँ मेरे को अब पता है ये सब चीज़। और रिवीजन 3 में क्या किए? ऐसे तो वही सर प्रैक्टिस से सर एक्सपैंड हुआ था, और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था। मेन प्रैक्टिस सर सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है। सो आपने जब रिवीजन 3 किया, तो क्या आपने कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस को यूज़ किया था कि जो पहला रीडिंग में पढ़ा उसी को कंटिन्यू किया? मेरा माइंडसेट ये है कि मतलब एक बुक को अगर आप रेफ़र कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि वो ठीक है तो बुक चेंज मत करो, वैसा चीज़ रहे, क्योंकि वो क्या माइंड मैपिंग एक हो जाता है कि हाँ मेरे को मतलब इसी बुक से जब मैं वापस रिवीजन करूँगा तो बहुत फटाफट रिवीजन होता है। अब जैसे अगर मैंने कोई पहले फर्स्ट रीडिंग में समझ लो कोई और दूसरी बुक पढ़ी, फिर वापस पढ़ता तो मेरे को उसी में टाइम वेस्ट हो जाता कि यार ये क्या बुक हो गया अचानक से, क्योंकि जब तक हाईलाइट और मार्किंग नहीं होती बुक में तो वो पढ़ाई ऐसा लगता है हुई नहीं है। सो मेरा ये एक और पॉइंट है इसमें, टू बी वेरी स्पेसिफिक, कि आप फर्स्ट रीडिंग में तो एक प्रॉपर बुक को सिलेक्ट कर लिए हर सब्जेक्ट का कि इस बुक से पढ़ना है, सेकंड रीडिंग में उसी से पढ़ रहे थे, तो क्या आपने कोई अलग से फिर आरटीपी, एमटीपीज, पास पेपर्स वगैरह अपने रिवीजन 2 में या रिवीजन 3 में या रिवीजन 1 में उठाए थे? मैंने सर आर टी पीज़ लास्ट 3 ईयर्स की सॉल्व की थी। एम टी पीज़ मुझे थोड़ा पॉइंट कम लगता है सॉल्व करने में, क्योंकि वो क्या रिपीट क्वेश्चन ही होते हैं, जो आई सी आई मटीरियल के हो या फिर पास्ट पेपर्स के हो, तो इसलिए मैंने एम टी पी पे फोकस नहीं किया था। मैंने नवंबर एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व किए थे, जो भी जैसे, क्योंकि मैंने जनवरी में एग्ज़ाम्स दिए थे, तो नवंबर टर्म के मैंने सारे पेपर सॉल्व किए थे और लास्ट 3 ईयर्स की आर टी पी की थी। ये आपने कब किया रिवीजन 1? ये सर एकदम लास्ट में जब मैंने ऑप्ट आउट वाला डिसीजन ले लिया था उस टाइम मैंने सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया था। तो आपके एफर्ट्स में अगर मैं देखूं तो एक हुआ रीडिंग फर्स्ट टाइम, रिवीजन 1 में री रीडिंग जिसको आप रिवीजन 1 बोल सकते हो, रिवीजन 2 में आपने स्क्रिबल करना स्टार्ट किया कि मेरे को याद है कि नहीं है, रिवीजन 3 में आपने पेपर्स वगैरह सॉल्व किए। आउट ऑफ दीज अगर 3 रिवीजन जो आपने किए उसमें आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट कौन से रिवीजन को देना चाहोगे? मेरा इम्पैक्टफुल कौन सा ज़्यादा था? सबसे ज़्यादा तो जो अपना सेकंड रिवीजन होगा जिसमें प्रैक्टिस और स्क्रिबलिंग वाला जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल वो होता है, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा बूस्ट करता है। और उसी का बेस, वही कॉन्फिडेंस का बेसिस पे आप आगे जो आर टी पीज़ और जो क्वेश्चन पेपर है वही आप सॉल्व कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। सो इस तरह से देखो, आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है कि सबसे पहले जब मेरे को 5 महीना मिलेगा तो मैं कितना समय तक, मे बी डेली टारगेट नहीं है बट कितना समय तक
मुझे अपना ये सारा सब्जेक्ट्स का एक बार ख़त्म करना है, फिर कितने समय में मुझे इस सब्जेक्ट को दोबारा करना है, फिर कितने समय में मुझे इस सब्जेक्ट को तिबारा करना है। बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग क्या करते हो, लास्ट का 5 महीना होता है ना, तो 1 महीना माइनस करके 4 महीना आप रख लेते हो। उस 4 महीना को फिर अगर आप 8 सब्जेक्ट है तो 15-15 दिन दे देते हो। फिर वो 15-15 दिन में एक एक सब्जेक्ट को जब आप करते हो तो वो एक ही बार हो पाता है, और लास्ट 1 मंथ में फिर एक 7-8 सब्जेक्ट करने से वो फर्स्ट में किया हुआ सब्जेक्ट याद नहीं आता। तो सजेस्टेड क्या होता है कि ये 5 मंथ्स का जो स्टडी लीव आपको यूजुअली मिलता है, आप उसको इस तरह से डिवाइड करो कि एक एक सब्जेक्ट को आप कम से कम 3 बार टच कर सको। अब वो 3 बार कैसे होगा, वो आपको रेशियो लेना पड़ेगा, 2 मंथ्स, 1.5 मंथ्स, 1.5 मंथ्स, ऐसा करके फिर पहले 2 मंथ्स में ऑल सब्जेक्ट, फिर 1.5 मंथ्स में वापस ऑल सब्जेक्ट। ऐसा करने से एक सब्जेक्ट 3 बार जब टच हो जाता है तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। अब हो सकता है कि फर्स्ट रिवीजन में आपका टारगेट, जैसे कि हिमालय ने बताया, पूरा कंप्लीट नहीं होता है, तो सेकेंड ट्रिप में फिर टाइम आएगा ना, तो जो जो इनकम्प्लीट था उसको कर लेंगे। बट वो 2 मंथ्स में एक बार सबको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो ऐसा भी कुछ था हिमालय, आपने कोई चैप्टर छोड़ा था कोई सब्जेक्ट में? सिलेक्टिव स्टडीज़, बहुत बार स्टूडेंट्स वो परेटो एनालिसिस लगाते हैं, 80-20 करना चाहते हैं, ऐसा कुछ आपने किया था? सर जो प्रिपरेशन टाइम था उस टाइम तो मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी थी, 100% सिलेबस कवर किया था। लेकिन जो एग्ज़ाम का 1.5 डेज़ होता है उस टाइम पॉसिबल नहीं है कि आप सब कुछ कवर कर लो। तो वो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा कि मतलब आपको पता है कि जिससे क्वेश्चंस काफ़ी कम चांसेस है, अब ऐसे आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन आपको पता है कि अच्छा आएगा भी तो काफ़ी कम उसका वेटेज रहेगा। तो उसको थोड़ा सा छोड़ा था जब वो खाली 1.5 डेज़ में। गुड गुड गुड, वेरी नाइस। सो ओवरऑल हमने इनसे पूरा समझा। देखिए, मेन मैंने इनको इसलिए भी बुलाना चाहा कि जैसे देखिए कुछ बच्चे हैं अभी भी जो ये जानते नहीं हैं कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट में कितना चेंजेस आ गया है। तो क्लासेस उन्होंने 17-18 में किए थे, एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं। तो होता क्या है कि उनको लगता है कि जो सर से पढ़ा वही पढ़ना है, और फिर बहुत बार ये भी बच्चे बोल देते हैं कि सर तो हमें पुराना पढ़ा दिए, एग्ज़ाम में कुछ और ही आ रहा है। तो ये एग्ज़ाम में कुछ और आना शुरू हुआ है अभी 2019 ऑनवर्ड्स। तो उसके बाद से हमने भी आपको बहुत सारे कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किए हैं। सो स्टूडेंट्स यूजुअली कई बार पढ़ाई करते वक्त बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन होता है, तो वो उससे दूर हो जाते हैं। बट अगर वही डिस्ट्रैक्शन को अगर पॉजिटिवली लिया जाए कि वो कितना अपडेटेड कंटेंट आपको दे रहा है और आपको रेलिवेंट अपडेट्स दे रहा है, तो आप उसका बेनिफिट्स भी उठा सकते हो। जैसे कि हिमालय ने बताया कि सर आपका जो थ्योरी वीडियोस आपके यूट्यूब में डाला हुआ था वो मुझे बहुत हेल्प किया टू अपग्रेड माई सेल्फ टू द करेंट लेवल, क्योंकि उस समय जब मैं क्लास किया था उस समय काफ़ी ओल्ड सिलेबस वाले ही क्वेश्चंस थे, क्योंकि न्यू सिलेबस का उतना कोई बड़ा बैंक नहीं था। तो आपने जो कराया था वो अप टू उस दिन तक जो था वो कराया था, उसके बाद जो जो नया आ गया वो नया का मैंने आपके यूट्यूब चैनल से कर लिया। या फिर जैसा कि बताया कि और भी फ्रेंड्स ने एडवाइस की कि ये नोट्स ले लो वो नोट्स ले लो, फिर उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल प्रेफर किया और उसके साथ साथ हमारा डीजेपी बुक ले लिया, तो ये अप टू डेट हो गए। सो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग कि व्हाट was given to you and what is coming now, you have to first accept the change, what change has come, and then you have to actually work upon those changes to make yourself up to date. So इनका क्या, ऑल इंडिया रैंक 1 का भी अगर मैं इंटरव्यू देखवाऊँ आपको, तो उनका भी यही कहना था कि सर आपने जो पढ़ाया था उससे आइडिया हो गया, कंसेप्ट्स आ गए। उसके बाद हमने आपके वीडियोस देख लिए यूट्यूब के, उसके बाद हमने इंस्टीट्यूट मैट अपने से थोड़ा बहुत देख लिया, उसके बाद आपका बुक्स ले लिया, तो काम हो गया। तो दिस इज़ जस्ट द थिंग, नॉट जस्ट फॉर कॉस्टिंग, आई विल से फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। अभी जिस तरह से चेंजेस आ रहा है उसको लेकर मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे जैन 21 में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में नए नए क्वेश्चंस थे, तो उसको लेकर क्या आपका कहना है? ये सर मेरे को लगता है कि जो आगे वाले टर्म्स हैं मई और नवंबर और जो ऑनवर्ड जो भी है, तो उसके लिए परफेक्ट बेस अगर किसी को प्रैक्टिस और करना है तो हम लोग के जो जनवरी 21 के पेपर्स है वो एक परफेक्ट बेस सर्व करेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि हम लोग को खाली, मेरे को याद है जो कि खाली एक आईडीटी का पेपर और लॉ का पेपर मेरे को लगा थोड़ा इजी था,
बाकी सब पेपर्स में नए क्वेश्चंस थे और टफ क्वेश्चंस ही थे। तो वही चीज़ है, लेकिन वो होता है कि अपना 3 घंटा में अपना नर्व्स को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है उस टाइम, बस अपने स्ट्रेस आउट ना हो या पैनिक ना हो उस टाइम, तो आपका ठीक है वो दिमाग चल जाएगा, वो पता है कि हाँ सॉल्व हो जाएगा, वैसा चीज़ है। राइट, उस समय क्या होता है, कुछ नहीं हो रहा होता है तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना, या फिर नहीं हो रहा है तो उस समय ये सोच लेंगे कि हमसे नहीं हो रहा है बस, तो ब्रेकडाउन हो जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। उस समय इग्नोर करके अगर आप आगे बढ़ते हैं, और या फिर जो हो रहा है उसी को लेके चलते हैं, वो सही है कि गलत है वो छोड़ दिया जाए सोच दिमाग से, और बोलते हैं ना, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो, वैसा कुछ किया जाए तो नतीजा अच्छा आता है। सो भविष्य में भी फ्रेंड्स, आप उम्मीद कर सकते हैं इंस्टीट्यूट नया नया क्वेश्चन सेट करेगा, तो उसको कोप अप करने के लिए शायद हिमालय का एक सीक्रेट था जो इनको रियलाइज़ नहीं हुआ, बट मुझे रियलाइज़ हो गया, जो इन्होंने अपने रिवीजन 2 का सीक्रेट बताया, कि जो स्क्रिबल करते थे और सॉल्व करते थे ना रफ में, वो इनको एज दे गया शायद, इसलिए वो नया का डर ख़त्म हो गया होगा कि चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है, एंड द रिजल्ट्स आर देयर। सो पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स, चेंजेस हर जगह हैं, हर सब्जेक्ट में भी हैं, पैटर्न में भी है। आपको चेंजेस विलिंगली एक्सेप्ट करने हैं, और उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, इस तरीके से कि आप हर नए क्वेश्चन के लिए भी तैयार हो पाएँ। और वो कैसे होता है, उसके लिए कोई बहुत सारा नया क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं होता है, जो गिवन क्वेश्चन बैंक से उन्हीं को थोड़ा प्रैक्टिस कर करके अपने आप को आप मजबूत बनाते हैं, तो नया करने का क्षमता आता है। इवन इन थ्योरी, जैसा कि हिमालय ने बताया कि समराइज करके 4-5 पॉइंट ले लेते थे, वो 5 पॉइंट को याद कर लेने से गिवन क्वेश्चंस के उनके पॉइंट्स की मदद से आपके आगे के नए क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं तो उसके पॉइंट्स अपने आप बनने लग जाते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे आप अभी तक, जैसे हिमालय आप सीए पढ़े, ज़िंदगी में पढ़ाई कब 2 साल 3 साल की थे तब से शुरू कर दी थी, कुछ पढ़ाई बचपन की याद है, कुछ याद नहीं है, ठीक है, बट क्या होता है, इतना जो एजुकेशन सिस्टम में नॉलेज दिया गया आपको, अब रियल वर्ल्ड आपको फेस करना है, तो रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो रिपीट भी हो सकता है, जो पढ़ाई में किया था वैसा कुछ आ सकता है, या फिर ऐसा भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है जो कभी सुना नहीं। तो क्या होता है कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स का आंसर्स ऑलरेडी जानता है, इसके पास एक बैंक बना हुआ है, तो वो फिर कोशिश करता है कि इसमें से कौन सा आपके काम आएगा, वो उसको फेंक के दिखाता है। बट पॉइंट इज, फॉर दैट यू हैव टू हैव अ बैंक, सो दैट्स वाई वी हैव द एजुकेशन सिस्टम, that this education system is giving you some base knowledge which will help you to face the challenges of real world. So इसी तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम के पहले एक बैंक तो माइंड में सेट करना पड़ेगा ना, और वो बैंक खाली क्लास लेने से सेट नहीं होता, वो बैंक सेट होता है माइंड में जब आप कुछ थ्योरी के पॉइंट्स को माइंड में रिटेन करते हो, स्क्रिबल करके याद रखते हो, या फिर आप प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो वो बैंक माइंड में क्रिएट होता है। बैंक खाली क्लास करके क्रिएट नहीं होता, दैट इज़ जस्ट ओनली 20-30% पार्ट ऑफ दैट 100% जॉब। उसके बाद जब आप ये खुद से जब करते हो ना, जो शायद रिवीजन 2 में होता है या किसी के लिए रिवीजन 1 में होता है, वो खुद से करने से बैंक क्रिएट होगा, और वो बैंक क्रिएट होने से अब आप एग्ज़ाम में कुछ नया भी फेस करते हो तो वो कुछ ना कुछ उसमें से बन के अपने आप आता है, ये मैजिक होता है। बट वो बैंक तो पहले क्रिएट करना पड़ेगा ना, और ये एक्चुअली दिस इज़ द वे हाउ एजुकेशन सिस्टम वर्क्स। नाउ आप आज से जो चैलेंजेस हिमालय फेस करोगे लाइफ में, उन सब के रिटर्न आंसर्स थोड़ी ना है, तो वो आंसर्स तो आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? बिकॉज आपने इतना पढ़ा है, या फिर आपको आंसर खोजना आ जाएगा धीरे धीरे। ऐसा भी होता है, कुछ कुछ का सॉल्यूशन इमीडिएट होगा, कोई का सॉल्यूशन डिलेड होगा, बट रियल वर्ल्ड इज़ वेरी डायनामिक। एग्ज़ाम इज़ स्टिल प्रेडिक्टेबल देन रियल वर्ल्ड, तो एग्ज़ाम में सब 3 घंटे में करना है। तो this is how the things work, and I'm happy that Himalay could spare such time for sharing his experiences with you all, and I hope कुछ तो आपके काम आए। और बहुत बार आप सुनते रहोगे दूसरों के, तो बहुत तरीके से मोटिवेशन आता है। एक तो ये भी आता है कि हम भी कभी जाके बोलेंगे, दूसरा ये भी आता है कि इनसे हमारा भी एक प्रॉब्लम का आंसर मिल गया। और कई बार होता है कि आप खाली एक का सुनते हो तो उसी से काम हो जाता है, कई बार होता है कि 4-5 के सुनते हो तो आपका अपना फिर प्रॉब्लम का आंसर निकल के आता है। सो बहुत ज़्यादा
समय आप ये सब वीडियोस में मत बिताइए कि पढ़ाई आपका हैम्पर हो जाए। जो भी स्पेयर टाइम, आइडल टाइम बचता है, उसमें इन वीडियोस को सुनते रहिए टू कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक। ऑल राइट, थैंक यू गाइज, सी यू ऑल। फिर मिलते हैं, फिर किसी नए चेहरे के साथ आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।